नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संपूर्ण व्याख्या सहित वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने का मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। आज की इस प्रश्न श्रृंखला में महत्वपूर्ण 25 प्रश्नोत्तर है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है तो वह कौन है? डीपीएस नेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। महानिदेशक के अलावा नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार का सलाहकार भी होंगे। दूसरा सवाल है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है, तो वह स्टेट है उत्तर प्रदेश के द्वारा आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि यह आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है, तो दो वर्षों के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि उद्योग को इनोवेशन, तकनीकी और कौशल विकास पर फोकस करना चाहिए ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाई जा सके। गडकरी ने लॉकडाउन के कारण देश भर में बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द ही शुरू करने के लिए आश्वस्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो 9,304 पदों को समाप्त करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डीबी की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सेकटकर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए प्रस्ताव रखा था। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी, तो वह मिशन है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन आरंभ किया गया है। भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। दोनों कंपनियां वंदे भारत मिशन के तहत ही काम करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जिस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, तो टीएस त्रिमूर्ति को। स्थायी मिशन वह राजनयिक मिशन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इसे स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ पदों पर 8 भारतीय नियुक्त है। टीएस त्रिमूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है। वर्तमान समय में वे विदेश मंत्रालय में सचिव के तौर पर कार्यरत है। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है, तो वह है मिशन मोड के द्वारा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है।
मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांवों के किसानों को जागरूक करने पर होगा। हाल ही में जिस संस्था के द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, तो वह संस्था है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे हैं। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी किया है। इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति है। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वे सबसे पहले स्थान पर मौजूद है। स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधाकिशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वह अभिनेत्री है दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनईपी की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा अब वर्ष 2022 के अंत तक इस पद को संभाले रहेगी। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी है। कार्यकाल का बढ़ना पर्यावरण के लिए बदलती चीज़ों की दिशा काम करने के लिए एक और मौका मिलने जैसा है। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है, तो वह तरुण बजाज को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। बजाज 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। वह राज्य जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, तो कर्नाटक राज्य के द्वारा यह घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने किसानों, लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों, एमएसएमई, हथकरघा, बुनकरों, फूलों की खेती करने वालों, धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने 11% आबकारी उत्पाद शुल्क वृद्धि की घोषणा की, जो बजट में घोषित 6% की वृद्धि के अतिरिक्त होगी। सरकार ने उनकी समस्याओं को समझते हुए फसल के नुकसान के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टायर मुआवजा देने की भी घोषणा की है। हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यह सहायता दी जा रही है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए यह पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नगद भुगतान देने की भी घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओआईसीडी में अपने दूत पद के लिए नामित किया है, तो मनीषा सिंह ने।
मनीषा सिंह को इस पद के लिए नामित किया गया। मनीषा सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायक सचिव है। मनीषा सिंह ओआईसीडी में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेगी। उनकी रैंक राजदूत के बराबर होगी। पेरिस स्थित ओआईसीडी आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसके कि 36 अन्य देश व सदस्य हैं। भारत ने हाल ही में जिस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मंजूरी दी है, तो वह मेक्सिको के लिए दी है। सरकार ने हाल ही में कहा है कि भारत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का पर्याप्त भंडार है और घरेलू बाजार में इस दवा की कमी नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने में एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी दवा माना जा रहा है। सामान्य तौर पर मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। हाल ही में जिस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप में एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो वह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना भी बना रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र एक ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जिस नामक एक पोर्टल का लॉन्च किया है, तो वह गरुड़ नामक एक पोर्टल का लॉन्च किया है। गरुड़ का पूर्ण रूप है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है। यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। आंध्र प्रदेश के जिस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया, तो वह विशाखापट्टनम में हो गया था। ये हादसा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को सुबह एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया। जिस समय गैस का रिसाव हुआ तब फैक्ट्री के आसपास करीब 2000 लोग थे। यह फैक्ट्री लॉकडाउन 3.0 में मिली छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी, जिसमें 33% स्टाफ को एकत्रित किया गया था। आंध्र प्रदेश के मंत्री MG रेड्डी ने बताया कि फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया को तुरंत शुरू कर दिया गया। वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया है, तो इराक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। संसद सत्र में 255 सांसदों ने भाग लिया और इराक के प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफ़ा अल कादेमी के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इराक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाल ली। सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 7 मई को मनाया जाता है। सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। BRO देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह संगठन सीमा के क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रख रखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतें पूरी हो सके। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह राज्य जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है, तो वह राज्य है झारखंड के द्वारा।
झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों में बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतहो खेल विकास योजना की शुरुआत की है। इन योजना के माध्यम से राज्य में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इन योजनाओं की मदद से करीब 25 करोड़ मानव कार्य दिवसों का इंतजाम होगा। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय कार्य करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वह 3 पत्रकार है। तीनों फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस एपी के लिए काम करते हैं। इन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य व संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया है तो वह ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। भारतीय नौसैनिक जहाज जलस्व एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू होगा। भारतीय नौसेना को निर्देश दिया गया है कि विदेश में फंसे नागरिकों की समुद्र के रास्ते निकासी के लिए उपयुक्त तैयारी की जाए। पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वहां से वापस लाने की योजना है। सभी को पहले मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मई माह के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। अस्थमा के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ही जल्द सांस फूल जाता है, खांसी आती है। वैसे ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हाल ही की वर्षों की बात की जाए तो बच्चों में ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। आज का अंतिम प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? तो वह है 12.2 करोड़ लोग हैं वह बेरोजगार हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी SMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 3 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11% हो गई। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 29.22%, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 26.69% रही है। SMIE के मुताबिक लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा है। इनमें फेरी वाले, सड़क के किनारे दुकानें लगाने वाले विक्रेता, निर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और रिक्शा चलाकर पेट भरने वाले लोग भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ कि ऑनलाइन गुरुजी चैनल से डेली करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर जो कि संपूर्ण व्याख्या से आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, आपके तैयारी में रामबाण साबित होंगे, क्योंकि प्रतियोगिता के इस युग में पुराने इतिहास को भी करंट अफेयर से जोड़कर ही पूछा जाता है। ऑनलाइन गुरुजी चैनल से डेली करंट अफेयर की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी उत्साह से करंट अफेयर की रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।